नेक्स्ट है इवोल्यूशंस ऑफ लाइफ फॉर्म और थ्योरी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर बताते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी जो थ्योरी है इसके पास 3 कैनोटेशन है। फर्स्ट कैनोटेशन है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब जिस टाइप से गॉड ने क्रिएट किया था उसी टाइप से है। सेकेंड कैनोटेशन ये है कि डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी जिस टाइप से गॉड ने क्रिएट किया था पहले वैसा ही अभी भी है और फ्यूचर में भी सेम ही रहेगा। एंड थर्ड कॉनिटेशन ये है कि अर्थ जो है ये 4000 ईयर ओल्ड है। एंड ये सब आइडिया को स्ट्रांगली चैलेंज किया गया 19th सेंचुरी में डार्विन के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। डार्विन जो थे वो ट्रेवल किए थे अपने सेल शिप में जिसको कि बोलते हैं HMS वीगल, मतलब कि इससे ये पूरे वर्ल्ड का राउंड किए। तो चार्ल्स डार्विन बोले कि जो लिविंग फॉर्म अभी एग्जिस्ट करता है वो सिमिलरिटी शो करता है खुद के साथ भी, और जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता था मिलियंस ऑफ ईयर अगो उससे भी सिमिलरिटी शो करता है। एंड फिर बोला गया है कि बहुत सारा लाइफ फॉर्म तो ऐसा है कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंपल एग्जांपल इसका डायनासोर लेते हैं, वो पूरा डिसअपियर हो गया है। एंड इस पैराग्राफ में सिंपल दिया गया है कि एक्सटेंशन हुआ है डिफरेंट लाइफ फॉर्म का, तो न्यू लाइफ फॉर्म अराइज भी हुआ है डिफरेंट पीरियड ऑफ अर्थ के हिस्ट्री में, मतलब कि ग्रेजुअली इवोल्यूशंस ऑफ लाइफ फॉर्म हुआ है। एंड फिर बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन है तो वो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि ये एक टाइप का फीचर है उस पॉपुलेशन का। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है ये सर्वाइव करने में हेल्प करता है, मतलब कि वो जो एनिमल्स है या कुछ भी है वो बेटर सर्वाइव कर सकता है नेचुरल कंडीशन में, जैसे कि क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर etc ये सब को वो टॉलरेट कर सकता है। एंड वेरिएशन की वजह से ये आउटब्रीड भी कर सकता है अदर्स के साथ, एंड ये सर्वाइव कर जाएगा तो रिप्रोड्यूस भी ज़्यादा करेगा। अनदर वर्ड यूज़ किया गया है फिटनेस इंडिविजुअल और पॉपुलेशंस के लिए। डार्विन जो है वो प्रायोरिटी दिए हैं ओनली फिटनेस को, फिटनेस में भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। इनके द्वारा बोला गया कि जो बेटर सर्वाइव कर सकता है इन्वायरमेंट में, अब ये मतलब कि कोई भी नेचुरल कंडीशन आया होगा तो उसको टॉलरेट कर लिया होगा, जिसके वजह से वो अभी अदर पॉपुलेशंस के कंपेयर में ये सर्वाइव कर रहा है। जब ये पॉपुलेशन सर्वाइव कर रहा है तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, एंड रिप्रोड्यूस करेगा तो मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो सर्वाइव करता है नेचर उसी को सेलेक्ट करता है, एंड इसी को बोला गया है नेचुरल सिलेक्शन, एंड इसको एम्प्लॉय किया गया है एवोल्यूशन पे। फिर नेक्स्ट आते हैं अल्फ्रेड वेलेस। ये एक नेचुरलिस्ट है एंड ये वर्क कर रहे थे मिलेले आर्कियोलॉजी में, एंड ये भी सिमिलर कंक्लूजन बताए सेम टाइम पे। इनके द्वारा बोला गया कि टाइम के अकॉर्डिंग न्यू टाइप का ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज किया गया है। जितना भी एग्जिस्ट लाइफ फॉर्म है ये शेयर करता है सिमिलरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर को, एंड ये जो एंसेस्टर है वो प्रेजेंट है डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ में। बोला गया है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है ये क्लोजली रिलेटेड है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से, मतलब कि कोई भी चेंज हुआ है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ में तो उसका असर पड़ा है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ में। अब इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि अर्थ जो है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड नहीं है बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो अर्थ पे हुआ है लाइफ का उसी को यहाँ पे समझाया गया है, एंड फर्स्ट जो समझाया गया वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से समझाया गया है। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि फॉसिल जो होता है वो हार्ड पार्ट्स होता है लाइफ का, एंड ये क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ पे एवोल्यूशन होता गया तो मतलब कि बहुत सारा लेयर बनता गया, तो उसी लेयर में क्या होता है कि जो फॉसिल्स का हार्ड पार्ट रहता है वो दब जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इंडिकेट करता है अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट को, जो कि वन लेयर के बाद अदर लेयर प्रेजेंट रहता है। मतलब कि ये हो गया अर्थ, एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन इस टाइप से रहता है, मतलब कि ये हो गया फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो इस लेयर में क्या होगा कि
सबसे पहले ये लेयर होगा, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म डेथ कर गया होगा तो इसके ऊपर से अनोदर लेयर बन गया होगा। तो साइंटिस्ट लोग जब ढूंढते हैं तो उनको वन लेयर अनोदर लेयर में मिलते जाता है वो फॉसिल्स। तो वही बोला गया है कि डिफरेंट एज का जो रॉक देखते हैं, मतलब कि ये हो गया जो सबसे पहले बना, फिर ये लेयर सबसे बाद में बना, फिर वैसे ही करके लेयर बनते जाता है। तो डिफरेंट एजेस जो रॉक होता है उसमें कंटेंट रहता है फॉसिल, जो कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म को शो करता है, जो कि मतलब कि मर गया होगा जब सेडिमेंट वगैरह का, मतलब कि ये लेयर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंड इस लेयर में जो फॉसिल मिला वो दिखाई दे रहा था मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के जैसा, मतलब कि वो पूरा तरह से एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डायनासोर। जब हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स का, मतलब कि डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर में, तो ये इंडिकेट करता है जियोलॉजिकल पीरियड जो कि पहले एग्जिस्ट करता था। एवोल्यूशंस का हम स्टडी कर रहे हैं, इससे हमें यही पता चल रहा है कि लाइफ फॉर्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम। एंड फिर बोला गया है कि कुछ लाइफ फॉर्म जो है वो रेस्ट्रिक्टेड जियोलॉजिकल टाइम तक ही रहा, मतलब कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं डायनासोर्स कुछ टाइम तक रहा, उसके बाद अब पूरा एकदम फुल्ली डिसअपीयर हो चुका है। मतलब कि न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अराइज होते गया है हिस्ट्री ऑफ अर्थ के डिफरेंट टाइम्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे हम फॉसिल्स के एज को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। इसको प्रपोज किया गया था अर्नेस्ट हैक्ल के द्वारा। एंड ये जो बेस था इसमें देखा गया था फीचर्स, जैसे कि हमें पता है कि एम्ब्रायोनिक स्टेज जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम फीचर जो होता है वो कॉमन होता है सभी वर्टिब्रेट्स में, बट वही फीचर्स जो होता है वो अब्सेंट होता है एडल्ट में। इसका सिंपल मीनिंग है कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में जितना भी वर्टिब्रेट्स रहता है सबका फीचर जो रहता है अप्रॉक्सिम ही रहता है, बट वही सारा फीचर अब्सेंट होता है एडल्ट में। एग्जाम्पल में लेते हैं सभी वर्टिब्रेट्स का एम्ब्राय, और इस वर्टिब्रेट में इंक्लूड है ह्यूमन भी। तो ह्यूमन में डेवलप होता है गिल स्लिट, मतलब कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब ह्यूमन रहता है तो वहाँ पे गिल स्लिट प्रेजेंट रहता है, बट हमें पता है कि ये जो गिल स्लिट रहता है ये फंक्शनल रहता है ओनली फिश में ही। तो वही बोला गया है कि फिश में ये फंक्शनल रहता है एंड एडल्ट वर्टिब्रेट्स में गिल स्लिट जो रहता है ये एब्सेंट रहता है, बट एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है ह्यूमन में भी। एंड इस प्रपोजल को डिस्प्रूव कर दिया गया कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर के द्वारा। इनके द्वारा बोला गया कि एम्ब्राय कभी भी पास नहीं कर सकता है थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब कि फिश का एम्ब्राय अलग होगा, बर्ड्स का एम्ब्राय अलग होगा एंड ह्यूमन का एम्ब्राय अलग रहता है। मतलब कि हम फिश बर्ड के एम्ब्राय से कंपेयर नहीं कर सकते हैं एडल्ट के वर्टिब्रेट्स के एम्ब्राय को। मतलब कि कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर के अकॉर्डिंग सिंपल मीनिंग ये था कि हम जितना भी वर्टिब्रेट लिए हैं, फिश लिए हैं, बर्ड्स लिए हैं एंड ह्यूमन लिए हैं, तो हम ह्यूमन के एम्ब्राय को कंपेयर नहीं कर सकते हैं फिश के एम्ब्राय से। अब दिया गया है कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब कि इसमें एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर देखेंगे कि किसमें सिमिलरिटीज़ है एंड किसमें सिमिलरिटीज़ नहीं है। एंड इससे समझेंगे कॉमन एंसेस्टर के बारे में, किसका कॉमन एंसेस्टर है एंड किसका कॉमन एंसेस्टर नहीं है। नेक्स्ट है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स तो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है, बट मॉडर्न डे में जो इसके जैसा है वो है क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। ये देख सकते हैं, ये है ब्रांचियोसारस, ये है एस्टिगोसॉरस, ये है आर्कियोपेट्रिक्स, क्रोकोडेलियन एंड टिरोडोन, टायरेनोसोरस एंड ट्राइसेराटॉप्स। अब यहाँ पे समझते हैं कि किसके पास कॉमन एंसेस्टर था। एग्जाम्पल में हम लेते हैं